आज का आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टाइटल लिखा हुआ है टाइमली विंडफॉल। टाइमली का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसकी टाइमिंग बहुत सही है, यानी कि कोई चीज बहुत सही समय पर हो जाए, उसे कहते हैं टाइमली। और विंडफॉल का मतलब है विंड माने हवा यानी आंधी, और फॉल मीन्स गिरना। कोई एक ऐसी चीज जो हवा के झोंके से गिरकर आपके पास आ जाए, यानी कोई एक ऐसा काम हो जाए जिसके होने की आपको कोई उम्मीद ना हो, ठीक है ना, वो काम हो जाए। ये सपोज करो कि आप कहीं बैठे हो और कोई चीज उड़कर आपके पास आ जाए, हवा के झोंके से गिरकर आपके पास आ जाए। तो आपको तो उसकी अनुमान नहीं था ना कि ऐसा काम हो जाएगा, लेकिन हो कैसे गया वो, एक अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है ना, विंडफॉल हो गया। तो विंडफॉल का मतलब होता है कोई एक ऐसा काम जिसका आपको अनुमान ना हो, वो वाला काम हो जाए। और आज का हमारा टाइटल लिखा हुआ टाइमली विंडफॉल, यानी कोई एक ऐसा काम हुआ है जिसका हमें एक अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था कि ऐसा काम हो जाएगा, और जो वो काम हुआ है बहुत सही समय पर हुआ है, यानी कि जरूरत के टाइम पे जरूरत पूरी हो गई आपकी, और आपको अंदाजा भी नहीं था कि आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइटल है, और इस टाइटल से सिर्फ हम एक इन शब्दों को समझ सकते हैं। पूरा आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है वो हम आर्टिकल पढ़ के आगे पता लगेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों की बैंक कहा जाता है इसको, यानी कि ये बैंकों का बैंक का मतलब है जिस तरह बैंक हमको लोन देती है, ये सबको लोन देती है, बैंकों को भी लोन देती है, सरकार को भी लोन देती है, सारा काम ये करती है, ठीक है ना। बैंकों का फादर ऑफ बैंक कह सकते हैं इसको। तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसने क्या किया, इसने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना। और जो इसने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, जो इसका ट्रांसफर करने का जो काम है वो क्या है, एक मच नीडेड बफर है। मच नीडेड का मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। नीड का मतलब जरूरत, और बफर का मतलब होता है बफर, यानी कि एक ऐसी चीज, कोई घटना है, उस घटना के होने के प्रभाव को कम करना, उसे कहते हैं बफर, ठीक है ना। यानी कि कोई दो लोगों की लड़ाई हो रही है, और उन दो लोगों की लड़ाई से होने वाला जो प्रभाव होगा, अगर हम उस प्रभाव को किसी तरह से कम कर सके तो हम कहेंगे बफर, ठीक है ना। उस वहां पर जो शब्द यूज होगा वो होगा बफर। तो जो आरबीआई ने ट्रांसफर किया है, आरबीआई क्या ट्रांसफर करेगी, पैसे ही ट्रांसफर करेगी, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आरबीआई एक बैंक है तो पैसे ही ट्रांसफर करेगी। तो आरबीआई ने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, और जो ट्रांसफर करने का जो काम है बहुत मच नीडेड बफर है। बफर का मतलब है एक आज के टाइम पे हमारी एक ऐसी स्थिति है देश में जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो उस नुकसान को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत था, ठीक है ना। अब समझ में आ गया कौन सा नुकसान यहाँ पे, यानी कि जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है, देखो हम आगे पूरे पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो ये एक नुकसान है, नुकसान को कम करने के लिए जो ट्रांसफर हुआ है वो बहुत ज्यादा जरूरत था, ठीक है ना। बफर यानी नुकसान को कम करने के लिए, मच नीड यानी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ट्रांसफर यानी जो इसने ट्रांसफर किया एक पैसा, और आरबीआई ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बट, यानी कि मगर, देयर आर रिस्क इन बैंकिंग ऑन दी सरप्लस। आगे लिखा हुआ है कि आगे और ज्यादा रिस्क है, ठीक है। देयर आर रिस्क, रिस्क का मतलब होता है रिस्क तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है ना, यानी जोखिम। हाँ, आगे बहुत ज्यादा जोखिम है अगर हम बैंक ऑन करें। बैंक ऑन ऑन का मतलब होता है हम किसी पर निर्भर हो जाएं, ठीक है ना, हम किसी पर आश्रित हो जाएं। ऑन, और किस पर, ऑन दी सरप्लस। ऑन दी सरप्लस का मतलब होता है सरप्लस माने बोलो आप कोई एक ऐसी चीज जो आपके पास एक्स्ट्रा मात्रा में आ गई है। यानी कि सपोज करो आप एक नौकरी करते हो, नौकरी में आपकी मंथली तनख्वाह है 10,000 रुपये, एक सपोज कर लो ठीक है ना, 10,000 रुपये। और आपको उस महीने की जो तनख्वाह है वो 10,000 न मिलकर वो 15,000 मिल जाए, ठीक है ना, कुछ आपको 5,000 के कुछ और आपको बोनस मिल जाए, तो वो आपके लिए सरप्लस होगा। वो एक्स्ट्रा जो 5,000 का होगा वो आपके लिए सरप्लस होगा। तो सरप्लस में होना कोई चीज़ एक्स्ट्रा में मिल जाए, ठीक है ना, स्पेशली पैसा। तो अब यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे लिए क्या होगा, ये बहुत रिस्क वाली बात होगी, ठीक है ना, कि हम निर्भर करें इस सरप्लस पर, यानी इस पैसे पर। अब कौन सा पैसा, वो वाला पैसा जो आरबीआई ने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। देखो ये किसको ट्रांसफर किया है, किसे ट्रांसफर किया है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अपने अंदर के आर्टिकल में। ये हमारा टाइटल का पैराग्राफ है। टाइटल का पैराग्राफ क्या होता है, सिर्फ एक बहुत छोटा सा 2 लाइन में लिखा होता है, और इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं होती है, ठीक है ना, तो हमें कुछ ज्यादा समझ में आएगा भी नहीं। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। प्लस हमारा जो आज का आर्टिकल है फाइनेंशियल आर्टिकल है, और फाइनेंशियल आर्टिकल को पढ़ने में हल्का सा हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी को पता होना जरूरी होता है। अगर हमें कोई बैकग्राउंड स्टोरी या उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक शब्द समझ में आए आपको। आगे लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो रिजर्व बैंक है यानी फादर ऑफ बैंक है, यानी कि सभी बैंकों का फादर कहा जाता है इस बैंक को।
इसने क्या, इसका जो डिसीजन है, इसने जो फैसला लिया है, किस चीज का फैसला, टू ट्रांसफर करने का। अब ट्रांसफर देखो पैसे वाली बात है, मैंने कहा था कि बैंक है तो ट्रांसफर करेगी, क्या ट्रांसफर करेगी, पैसे ट्रांसफर करेगी। इसने पैसे को ट्रांसफर करने का जो फैसला लिया है, पैसे कितने हैं इसके, 99,000 और 122 करोड़, ये कितनी संख्या होगी जो भी है आप पढ़ सकते हो उसको। इतने करोड़ रुपए की जो इसने राशि है उसे ट्रांसफर करने का जो डिसीजन लिया है। अब ये राशि किस में से आई है, राशि इसकी अब सरप्लस में से, यानी कोई इसकी आरबीआई की इनकम, आरबीआई का इनकम का मतलब है आरबीआई को जो हर महीने कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, जो उसकी इनकम होती है उसके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो गया है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो इसकी इनकम हो गई है उसमें से जो इसने ट्रांसफर देने करने का जो फैसला किया है, ठीक है ना। जो हमारे पास 10,000 में से अगर हम 10,000 हमारे पास आएंगे तो उसमें से तो हम वही खर्चे कर पाएंगे ना जो हमारे खर्चे पहले से फिक्स हैं। अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं तो उसी में से करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हुई है, तो सरप्लस में से इसने देने का जो डिसीजन लिया है, ठीक है ना। अब देख किसको रही है, टू सेंटर, आगे लगा के बताया गया, सेंटर को दिया गया, सीधी सीधी बात है, मतलब बैंक ने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पैसे दिए हैं, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है समझने की, आगे कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका डिसीजन है ये कम्स होता है, यानी कि आता है, उभर करके आता है, उसका जो डिसीजन, उसका जो फैसला है किस तरह से आता है, एज ए विंडफॉल की तरह से। विंडफॉल का मतलब फिर वही चीज होगी, कोई एक ऐसी घटना जिसका हमने अनुमान नहीं किया था, टू द गवर्नमेंट, किसके लिए, यानी सरकार के लिए, यानी सरकार ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आरबीआई हमको ये फाइनेंशियली मदद कर देगी, और ऐसा उसने मदद कर दिया तो उसके लिए विंडफॉल की तरह आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एट ए मोमेंट, यानी एक उस समय पर, ठीक है ना, एट ए मोमेंट यानी उस वक्त पर, when यानी कि जब, the ferocious second wave of COVID-19 pandemic has likely upended most projections of for the economy including revenue assumptions। आगे लिखा हुआ है ये उस वक्त पर हुआ है, यानी आरबीआई ने सरकार को पैसे उस वक्त पर दिए हैं जब जो फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, फेरोसियस का मतलब है बहुत गंभीर, ठीक है ना, यानी कि बहुत क्रूर, ठीक है ना, आप कह सकते हो बहुत क्रूर यानी कि बहुत भयंकर। और जो सेकंड यानी कि दूसरी वेव यानी कि लहर, और किसकी है, कोविड-19 की। और कोविड-19 क्या है, ये एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब है एक वैश्विक महामारी है, ठीक है ना। तो ये उस समय पर मदद मिली है जब कोविड-19 जो पेंडेमिक है, महामारी है, उसकी दूसरी जो वेव है, जो लहर है वो चल रही है, यानी उस दौरान में हमें ये मदद मिली है। और उसने क्या किया है, अब आगे बताया गया है पेंडेमिक के बारे में, महामारी के बारे में उसने कुछ काम किया है। हैज लाइकली अपेंडेड, उसने, लाइकली का मतलब है संभावित रूप से, ठीक है ना, ऐसी एक संभावना होती है यदि अगर हमारे देखो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रही है, और इस दौरान हम क्या करेंगे, हम अपने आने वाले वक्त की संभावनाओं को लगाएंगे कि आज की स्थिति ये है, अब आने वाले वक्त में ये होगा, तो उसे कहते हैं लाइकली, ठीक है, संभावित रूप से। अप एंड का मतलब है अप यानी कि ऊपर, एंड यानी नीचे, यानी कि अप एंड का मतलब है सिर नीचे पैर ऊपर, किसी चीज को एकदम उल्टा देना, ठीक है ना। तो इसने जो पेंडेमिक है इसने संभावित रूप से एकदम उल्टा कर दिया है, एकदम चीजों को एकदम पूरा उलट दिया है, ठीक है ना। अब किस चीज को उलट दिया है, मोस्ट प्रोजेक्शंस को, मोस्ट यानी कि ज्यादातर, और प्रोजेक्शन माने होते हैं हमारे अंदाजे, ठीक है ना। लाइकली का मतलब संभावित रूप से होता है, दोनों शब्दों को समझो अलग अलग से। लाइकली का मतलब संभावना, ठीक है ना, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है हमारे अंदाजे, जो हम आने वाले भविष्य के लिए जो हम अंदाजे लगाते हैं उसे कहते हैं प्रोजेक्शन, और किसी चीज की संभावना करना उसे कहते हैं लाइकली, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्शन है, जो संभावना है, ठीक है, उसको लाइकली, जो हमारे अंदाजे हैं, अंदाजों को संभावित रूप से अपेंड कर दिया है, यानी पूरी तरह से पलट दिया है, किसने, इस पेंडेमिक ने, ठीक है ना। और वो अंदाजे किस चीज के लिए हैं, जो हमारे प्रोजेक्शन हैं वो किस चीज के लिए हैं, फॉर द इकोनॉमी के लिए हैं, अर्थव्यवस्था के लिए हैं, जिसमें इंक्लूड है, जिसमें शामिल है रेवेन्यू अजम्पशन। रेवेन्यू अजम्पशन का मतलब, रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी इनकम, जो हमारा इनकम का मतलब जो हमारी आय है, ठीक है ना, इनकम यानी रेवेन्यू यानी कि आय है, और आय के अजम्पशंस यानी कि जो हमारी आय की अनुमानित आय जो है, ठीक है ना हमारी, तो उसका भी इन्होंने पूरा क्या कर दिया है, पूरा अजम्पशन को पूरा अप एंड कर दिया, यानी कि पूरा उलट दिया है, ठीक है ना। यानी कि जो हम अनुमान लगा रहे थे कि इस साल में हमारी इतनी इकोनॉमी, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी रेवेन्यू होगी, इतना पैसा आएगा, ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था इस तरीके से जाएगी, तो उस चीज को पूरा उल्टा दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द पे आउट, पे आउट का मतलब है जो रकम है, जो राशि है, जो अदा करी है, ठीक है ना, अदा की हुई राशि या रकम, दी हुई राशि या रकम, ठीक है ना। जो पे है, जो तुमने आउट कर दिया है, ठीक है ना, पे माने पैसा, आउट माने बाहर कर देना। तो पे आउट का मतलब जो पैसा तुमने दिया है वो ऑलमोस्ट है, वो लगभग डबल है, डबल यानी कि दुगना, जो पैसा है वो लगभग दुगना है, कितने से, ये 53,511 करोड़ से,
ठीक है ना, ये एक राशि है, उससे दुगना पैसा है। और पैसा तो हमने ऊपर लिखा हुआ ही था, ठीक है ना, वो सॉरी नीचे आएगा कितना पैसा दिया है, नहीं ऊपर आया तो था पैसा, हाँ ये तो ना, वो 99,122 करके कुछ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये जो पैसा मिला है ऊपर, ये डबल है इससे 53,000 वाले से, ठीक है ना, और इस इतने डबल है। और ये जो पैसा है वो क्या है, डेट यानी जो कि यानी जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, हेड बजट फॉर, बजट फॉर का मतलब है किस चीज का अंदाजा लगाना, किसी के खर्चे का अंदाजा लगाना। बजट फॉर का मतलब समझ लीजिए किसी चीज के खर्चे का अंदाजा लगाना। जैसे सपोज करो कि अभी 2021 चल रहा है, 2021 के टाइम पर फरवरी मार्च के महीने में बजट आया होगा। तो बजट में क्या होता है, हम जो हमारी पूरी साल जाएगी ना, फाइनेंशियल ईयर जो जाएगी, इस साल में हमारा होने वाला जो खर्चा होगा उसे कहेंगे बजट, ठीक है ना। आ, और दूसरी भाषा में समझो कि सपोज करो कि आपका महीने का जो खर्चा होता है, ठीक है ना, और उस खर्चे का अंदाजा लगाना उसे कहते हैं बजट करना, ठीक है ना, बजट लगाना। और ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो उसका अंदाजा लगाया था, उस खर्चे का जो अंदाजा लगाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, बाय द वे यानी किस रास्ते से, वो ये था ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट। डिविडेंड रिसिप्ट का मतलब है, डिविडेंड यानी कि मुनाफा, और रिसिप्ट का मतलब है प्राप्ति। जो हमें मुनाफे की जो प्राप्ति होगी, ठीक है ना, तो उससे खर्चे का अंदाजा लगाया था, ठीक है ना। और उससे खर्चे का जो अंदाजा लगाया था, उस अंदाजे से जो ये राशि मिली है वो डबल है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई हमने अंदाजा लगाया था कि हमें इतनी राशि प्राप्त होगी, उसके बाद हमने अंदाजा लगाया था कि इस राशि का हम लगभग इतना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है ना। और वो रुपया कितना था, वो था लगभग 53,511 रुपये खर्च करेंगे। ठीक वही बात है, अब जो पैसा हमको मिल गया है वो हमारी अंदाजे से भी ज्यादा मिल गया। सीधी सीधी बात है कि जो भी है सब कुछ विंडफॉल हो रहा है यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसका हमें अंदाजा नहीं था। इंक्लूड यानी जिसमें शामिल है, शामिल क्या है भाई, फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो पैसा, यानी कि जो हमें प्राप्त होने वाला पैसा था। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना, रिसिप्ट माने हमें प्राप्त होना, ठीक है ना। इंक्लूडिंग मतलब शामिल, कहाँ शामिल होगा, नेशनलाइज्ड बैंक में, यानी कि वो वाली बैंक जहां पर हमारी सरकार का हिस्सा ज्यादा है उन बैंकों में, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। दो तरह, देखो बैंक बहुत सारी तरह की होती है, एक नॉर्मल समझ लो नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक वो होती है जो पूरी तरह से सरकार की होती है, यानी कि उसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की होती है। जो नेशनलाइज बैंक होती है उसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की नहीं होती, सिर्फ 50% से ऊपर हिस्सेदारी सरकार की होती है, ठीक है ना। तो जो नेशनलाइज बैंक है, आगे बढ़ते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वो कुछ संस्थाएं होती हैं जो फाइनेंस करती हैं, यानी कि पैसे देने का काम करती हैं, वो बैंक नहीं होती हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से इन लोगों को कुछ मुनाफा या पैसा आने वाला था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है डेट। द आरबीआई, जो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने जनरेट किया है, उसने बनाया है, पैदा किया है। जनरेट का मतलब बनाना, पैदा करना, एक सरप्लस को यानी कि एक फायदे को, एक मुनाफे को। डेट इज यानी कि जो कि है, ओवर यानी से ज्यादा, 73%, वो 73% से भी ज्यादा है, हायर देन व्हाट इट पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12 मंथ पीरियड एंडेड जून 2020। अब जो आरबीआई ने जो जनरेट किया है, बनाया है एक सरप्लस को यानी एक फायदे को, जो है लगभग 73% से भी ज्यादा, जिसको इसने पोस्ट फोर किया था, यानी कि ऐसा दर्शाया था, शो किया था पिछले 12 महीने के टाइम पीरियड में, और जो कि टाइम पीरियड खत्म हुआ है पिछले साल 2020 के जून के महीने में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, द आरबीआई हैज जनरेटेड सरप्लस। आगे लिखा हुआ, अब ये जो एक बात है वो ये है, इज आल्सो, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। इज आल्सो ए नोट वर्दी, ठीक है ना। ये जो पूरी बात करी गई, जो क्लॉज में बात बताई गई है हमें, ये 20 जून तक जो बात बताई गई है ऊपर 73% से, ये पूरी बात जो क्या है, एक नोट वर्दी है, यानी कि इसे नोट करने के लायक है, ठीक है ना। नोट करने के लायक मतलब होता है जब आप क्लास में कोई बात पढ़ते हो, जैसे सपोज करो आप ये वाला अब आर्टिकल पढ़ रहे हो के, और आपको नहीं पता कि नोट वर्दी का मतलब क्या होता है, और मैं जब आपको इसका मतलब बताऊंगा तो आप उसे कॉपी में नोट कर लोगे, उसी का मतलब होता है नोट वर्दी होना, यानी कोई एक ऐसी चीज जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बात है ये भी नोटवर्दी है, यानी कि ये भी, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी एक ऐसी बात है इस पर ध्यान देना चाहिए।
When one consider that the bank just changed its accounting calendar from June, July and April, March format by truncating its last financial year to a 9 month period. अब कौन सी बात है जो कि क्या है कंसीडर करने वाली है, नोट वर्दी है, वो ये है कि वैन यानी कि जब, अगर हम कंसीडर करते हैं यानी जब हम विचार करते हैं, कंसीडर करने का मतलब जब हम विचार करते हैं उस बात पर, अपनी उस कोई चीज है, और जब हम किस चीज के बारे में कंसीडर करते हैं यानी कि हम उस चीज के बारे में बात करते हैं, हम उस चीज को अपनी संज्ञान में लेते हैं, अपनी जानकारी में लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं कंसीडर करते हैं। जब हम इस बात को कंसीडर करते हैं यानी कि हम जब इस बात को अपने संज्ञान में लेते हैं, तो बात ये है कि जो हमारी बैंक है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, बैंक को ना बदला है, द बैंक जस्ट चेंज, उन्होंने बदला है इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर, यानी अपने हिसाब किताब लगाने वाला जो कैलेंडर है उसको बदला है। कहां से बदला है, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, जून जुलाई, जून जुलाई से बदला है, टू यानी कहां तक बदला है, एंड अप्रैल मार्च तक के लिए बदला है, यानी पहले जो इनका अकाउंटिंग कैलेंडर खत्म हो जाता था जून जुलाई तक, अब वो इन्होंने कर दिया है अप्रैल मई तक, यानी कि और पीछे लेकर के आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट बाय ट्रंकेटिंग इट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, और ये फॉर्मेट करते हुए यानी कि बनाते हुए, ट्रंकेट का मतलब होता है कम करना, इट्स लास्ट यानी कि अपने फाइनेंशियल यानी कि सालाना, ईयर यानी कि साल को, और कितना कम किया हुआ है, टू ए 9th month पीरियड, यानी कि जो इनकी पहले एक साल जो थी जून जुलाई पर अगर खत्म होती थी, अब ये अपनी साल को अप्रैल मार्च में ही 9 महीने के टाइम पीरियड में ही 3 महीने पहले अपनी पूरी साल का अकाउंट को खत्म कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है जो फायदा इनको हुआ है वो इवन पूरे 12 महीने में भी नहीं हुआ, उससे कम टाइम में हुआ है, ठीक है ना, तो ये बात भी नोट करने वाली है कि भाई देखो आरबीआई को इतना फायदा हो रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाली लाइन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लास्ट यानी कि पहला फाइनेंशियल यानी कि अपना जो पैसे से संबंधित, ठीक है ना, ये यानी कि साल, और 2 9 month यानी 9 महीने की, ट्रंकेटिंग मतलब कम करना, और अप्रैल मई फॉर्मेट, ठीक है, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल का मतलब सालाना, और रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट कार्ड, जैसे आपका स्कूल का होता है उसकी रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, तो आरबीआई की एक सालाना रिपोर्ट आई है जो उसने रिलीज की है यानी कि जारी की है, कब की है, ऑन थर्सडे, ठीक है ना, थर्सडे, स्पेलिंग देख लेना इसकी, ट्यूसडे और थर्सडे में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा THURSDAY होती है इसकी स्पेलिंग, और दिनों से पहले ऑन लगाना होता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है थर्सडे को। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट है वो शो करती है यानी कि ये दिखाती है कि शार्प, शार्प यानी तीखा, एकदम स्ट्रेट 63% यानी 63% का कॉन्ट्रैक्शन आया है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न आई है, कहां पर, इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है जो इसके खर्चे हैं, यानी कि जो आरबीआई के अपने कोई खर्चे होते हैं साल के, उस खर्चे में 63% की सुकड़न आई है, सुकड़न का मतलब कमी आई है, यानी अब इतने प्रतिशत इसके जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे। किसी चीज में सुकड़न आने का मतलब है कुछ चीज सुकड़ जाती है तो कम हो जाती है, सीधी सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो वाज ए मेजर फैक्टर इन बूस्टिंग द सरप्लस, तो आगे लिखा हुआ है कि ये भी जो सरप्लस है, जो मुनाफा है जो हुआ है, अतिरिक्त हुआ है पैसे का, उसको बूस्ट करने में यानी कि उसको बढ़ाने में ये एक मेजर फैक्टर था। मेजर यानी कि बड़ा, फैक्टर यानी कि एक होता है, आप अपना मान सकते हो एक और कदम यानी कि एक और जरिया, ठीक है ना, 3 4 चीज होती हैं अगर किसी चीज के होने का कारण, फैक्टर समझ सकते हो आप, ये फायदा होने का एक और कारण है, ठीक है ना, तो उसको बूस्ट करने का, बूस्ट यानी कि तेज करने का, सरप्लस यानी कि फायदा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, स्पेशली यानी कि खास रूप से अगर हम देखें, खास तौर पर देखें एज इनकम, जो हमारी इनकम है वो फेल हुई है, फेल का मतलब है गिरना, और अगर कोई चीज गिरती है तो कम होती है, तो हमारी इनकम फेल हो गई है, हमारी तनख्वाह, तनख्वाह नहीं, हमारी आमदनी गिर गई है, ठीक है ना। तो खास तौर पर देखें तो हमारी जो आमदनी गिर गई है बाय 11%, इवन जो हमारी आमदनी है वो 11% घट भी गई है, फिर भी हमें फायदा हो रहा है। फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे खर्चे कम हो गए, कितने, 63% खर्चे कम हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, हाउ एवर यानी कि जबकि, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो सबसे बड़ा, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कंट्रीब्यूटर का मतलब है योगदान करने वाला, ठीक है ना, योगदान करने वाला, इन रियल टर्म्स अगर हम वास्तव में बात करें, तो इन रियल टर्म्स, सही टर्म्स में अगर हम बात करें,
तो वो था वाज 50,629 करोड़ ऑफ एक्सचेंज गेन, यानी कि इतने जो रुपए थे वो हमें प्राप्त हुए थे, इतने करोड़ रुपए जो प्राप्त हुए थे कंट्रीब्यूटर थे। अब कंट्रीब्यूटर कौन था ऑफ एक्सचेंज गेन रियलाइज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नाम की चीज होती है। पता नहीं आपको, आपने इकोनॉमी पढ़ी नहीं पढ़ी, इवन मेरे पास भी नहीं थी इकोनॉमी। यस, तो लेकिन ये नॉर्मल सी चीज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है बैंक बहुत सारे काम करती है। देखो, एक तो रेगुलेशन बनाती है हमारे आरबीआई छोटी बैंकों के लिए, सरकार को भी लोन देती है, छोटी बैंकों को भी लोन देती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, प्लस क्या काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज काम करती है। यानी कि जो हमारी बाहरी जो विदेशी मुद्रा है, उस मुद्रा में अगर हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट करवाते हैं भारत की मुद्रा में, भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा में, ठीक है ना, तो वो एक फॉरेन एक्सचेंज है। और उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उससे जो होने वाला जो मुनाफा है, ठीक है ना, वो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यानी कि उससे होने वाले, फॉरेन एक्सचेंज से होने वाले जो मुनाफा है, उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना, इसकी इनकम में। आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, योगदान करने वाला रियल टर्म्स, यानी सही अगर हम शब्दों में बात करें तो। और वो कितना पैसे की बात करी गई है ऑफ एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान, गेन यानी कि मुनाफा यानी कि फायदा, रियलाइज किया है यानी कि उसने ऐसी अनुभूति की है, ऐसा महसूस किया है। किसने? सेंट्रल बैंक ने। सेंट्रल बैंक का मतलब कौन होता है? आरबीआई होती है। फ्रॉम यानी से इट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो हमारी यानी कि जो आरबीआई है, विच एडमिट, जो कि इस बात को एडमिट करती है, इस बात को स्वीकार करती है। एडमिट करना, स्वीकार करना, इस चीज को स्वीकार करती है। टू इंटरवीन, इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्मूथ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी ठीक है। यानी कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो इस चीज की एडमिट करती है, इस चीज को मानती है कि वो इंटरवीन करेगी, ठीक है ना, कर रही है। इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप यानी कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज वही वाली बाहर की विदेशी मुद्रा, उसको फेरबदल करना, बदलना, और उसमें हस्तक्षेप करेगी। क्यों? उसकी मार्केट में, क्यों? स्मूथ करने के लिए। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। किसी मार्केट में अगर अस्थिरता है, स्थिर नहीं है, तो उसमें हस्तक्षेप करेगी सेंट्रल बैंक, ताकि उसको स्मूथली चलाया जा सके, बिना ज्यादा डगमगाए चलाया जा सके। स्मूथ का मतलब है आराम से, ठीक है ना। मार्केट को स्मूथ करने के लिए, मार्केट को आराम में लेके आने के लिए, मार्केट को प्लेन करने के लिए। स्मूथ का मतलब है ज्यादा जिग जैग ना हो, ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, प्लेन में जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्लियरली, साफ तौर पर, जो आरबीआई है, हैड ए वेरी बिजी टाइम मॉपिंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज दैट एक्सीडेड डॉलर इतने बिलियन एट ए ग्रॉस लेवल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी आरबीआई थी वो बहुत बिजी थी, ठीक है ना, साफ साफ तौर से, क्लियरली, बहुत एकदम क्लियर रूप से बहुत बिजी थी। क्या करने में? मोप अप करने पे। देखो, मोपिंग अप का मतलब क्या होता है? मोप का मतलब होता है पोछा लगाना, सीधी शब्द अगर हम शब्दों में बात करें तो पोछा लगाना। और जब हम पोछा लगाते हैं तो उसका मतलब हम चीजों का सफाया करते हैं, निपटारा करते हैं। जो गंदगी हमारे सामने दिख रही है हम उसे निपटा देते हैं। तो मोप अप का मतलब है निपटारा करना, एकदम कोई चीज है उसका निपटारा करना है। तो आरबीआई बहुत बिजी थी निपटारा करने में। किसको? द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, यानी कि द रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड तोड़ देने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से सीधी होने वाली इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी लोग हैं हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं हमारी जो, ठीक है ना, वहां पर जो सीधा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे होने वाली जो इनफ्लोज है, इनफ्लोज का मतलब है पैसा यानी प्राप्ति, ठीक है। इन यानी कि अंदर, और फ्लो यानी कि बहना, जो अंदर की तरफ बह रहा है, वो पैसा जो अंदर की तरफ बह रहा है, यानी कि जो पैसा आ रहा है हमारे पास, जो इनकम हमारे पास आ रही है, उसे कहते हैं इनफ्लोज, ठीक है ना। तो उस चीज के निपटारे में लगा हुआ था, ठीक है ना। जो पैसा, जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं सीधा, और उससे जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को ठिकाने लगाने में लगी हुई थी। और वो पैसा कितना था? जो कि एक्सीडेड था, जबकि जो बड़ा हुआ था, एक्सीडेड का मतलब है ज्यादा होना। कितने से? ये डॉलर का साइन होता है भाई, देख लो जरा आराम से, डॉलर 81 बिलियन, ठीक है, इतने से ज्यादा था। और एट ए ग्रोस लेवल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और ये लगभग लगभग पूरा, ग्रोस का मतलब है लगभग लगभग पूरा, ठीक है ना, सारा, अगर हम कुल जमा मिलाकर किसी बात को करें तो ये इतना पैसा था। और कब था? लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछली साल के फाइनेंशियल ईयर में। हाँ हाँ, कितना बड़ा आर्टिकल है, अभी तो और बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एज वेल एज, और जैसे कि
द साइजेबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज। दूसरी बात, एक तो पैसा आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, यानी कि फॉरेन यानी कि विदेशी, डायरेक्ट यानी कि सीधा, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाना, पैसा ठोकना। आप इन्वेस्ट करते हो किसी चीज में, आप अपना पैसा लगाकर उस सामने वाली चीज में लगा देते हो कि हाँ भाई मेरा भरोसा है, मैं इसमें पैसा लगाता हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट का मतलब है विदेशी लोग अपना सीधा रूप से आकर बिना किसी बिचौलिए के सीधा कंपनी में आके पैसा लगा दें कि हाँ भाई ये कंपनी सही चल रही है, हम इसमें पैसा लगा देते हैं अपना, ठीक है ना। किसी के स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगा देना, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक दूसरी चीज होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये भी एक इकोनॉमिकल टर्म होती है, इसमें पैसे लगाने का काम होता है। तो इन दोनों चीजों से, फ्रॉम ओवरसीज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रॉम ओवरसीज, कहाँ से, विदेश से, ठीक है ना। और ओवरसीज का मतलब हमारे जो कंट्री है, देश है, उसके बाहर की जो अलग सीमा है, जो देश है, ठीक है ना, वहां से जो पैसा लगाया है। साइजेबल का मतलब है एक ऐसी चीज जो साइज में बहुत बड़ी है, यानी कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो पैसा आया है वो बहुत बड़े स्तर पर आया है, ठीक है ना, साइजेबल है। और ठीक है ना, तो दो जगह से पैसा आया है, एक तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो उस पैसे को अपना क्या करने में लगी हुई थी, सरकार ठिकाने लगाने पे लगी हुई थी कि इसे कैसे मैनेज करें, इस पैसे को कहाँ कहाँ पर हम लगाएं। तो पूरा फायदा हुआ, तो उसमें से कुछ पैसा ना सरकार को भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है स्टिल, यानी कि अब तक जो बात है वो ये है, ए 69 69 या 69%, हाँ 69% इंक्रीज हुआ है, बढ़त हुई है। अब तक 69% की बढ़त हुई है इन एक्सचेंज गेन में, यानी कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जो एक्सचेंज करते हैं उससे होने वाला जो गेन है, जो मुनाफा है, उसमें 69% की बढ़त हुई है। आगे बढ़ते हैं, ओवर द प्रीसीडिंग 12th मंथ पीरियड, और कब से, अगर हम हिसाब लगाते हैं तो पिछले 12 महीने का टाइम से, यानी कि ओवर यानी कि ओवर लिख लगाते हैं एक टाइम को दिखाने के लिए। कौन सा टाइम, प्रीसीडिंग यानी कि पहले, यानी कि पुराने वाले, पिछले 12 महीने के, पीरियड यानी कि समय, तो पिछले 12 महीने के समय से लगाएं तो 69% का हमें क्या हुआ है, मुनाफा, ठीक है ना, में इंक्रीज हुआ है। अब ये सारी चीज क्या करती हैं, ये प्रॉम्प्ट करती हैं। देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी काम की होने की वजह बनना, यानी कि कुछ किसी चीज को उकसाना, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट करना। तो प्रॉम्प्ट एक क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट करती हैं, यानी एक क्वेश्चन को खड़ा करती हैं, एक क्वेश्चन रेज करती हैं हमारे सामने। देखो तो ये जो सारी चीजें एक क्वेश्चन को खड़ा करती है वो ये है कि एज, जैसे कि, टू वेदर, यानी कि वेदर यानी कि हाँ के ना, यानी कि द आरबीआई, जो हमारी आरबीआई बैंक है, तो आरबीआई से पहले दा आता है। इस चीज को लगा देखना, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को दिमाग में रखना कि आरबीआई से पहले दा आता है। द आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन यानी कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह, और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है विदेशी, और एक्सचेंज करना मतलब तुम हमारे में कन्वर्ट कराना, हमारा तुम्हारे में, डॉलर का रुपये में, रुपये का डॉलर में, ठीक है ना। ये जो कन्वर्ट करने का जो काम है, जो ट्रांजैक्शन है, वर ऑल एंटायरली, ये जो पूरा चीज है पूर्ण रूप से एंटायरली एम्ड ओनली एट स्टेबलाइजिंग द रुपी वैल्यू। क्या ये जो सारी चीज थी, पैसे को, ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज करने का जो काम था, ये पूरी तरीके से एम्ड था, यानी कि इसका पूरा मकसद था, क्या था, स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, किस चीज को, रुपी वैल्यू, यानी कि जो हमारे पैसे की जो वैल्यू है इसको स्थिर बना के रखना, यानी कि रुपए की जो वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में जो घटती बढ़ती रहती है ना, उस चीज को स्टेबल करना है। यानी कि आज हमारे डॉलर के कंपेयर में हमारा जो रुपया है लगभग 72-73 है मान लो, तो उसे स्टेबल बना के रखो, ऐसा ना हो हमारे डॉलर रुपए की वैल्यू कम हो जाए या बढ़ जाए। तो उस चीज को स्टेबल करने के लिए ये क्वेश्चन उठता है, मतलब ऐसा सवाल उठाता है क्या सिर्फ उसी चीज को स्टेबल करने के लिए ये सब कुछ एम्ड एट था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइनेंशियल आर्टिकल है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका आज का आर्टिकल जो है काफ़ी ठीक था, बैंकिंग लेवल का था, और बैंक की जो इंग्लिश होती है काफ़ी मुश्किल आती है भाई, देखो, ठीक है ना। और आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आपको ऐसी आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए, और पर पढ़कर फिर खुद मतलब एक, क्योंकि पूरा जो एग्जाम भी अगर होता है तो उसमें मेन 7-8 नंबर का तो फिर ये कंप्रहेंशन भी आता है, और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं होता जिसमें इंग्लिश के सेक्शन में कंप्रहेंशन ना आता हो, ठीक है ना। पढ़ो और पढ़कर उसका सवाल का जवाब दो, ठीक।
तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।